नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। प्रदेश में देववाणी संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर राज्य सरकार द्वारा घोषित 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों की विधिवत शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज संस्कृत ग्राम भोगपुर देहरादून से इस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें सभी जिलों के आदर्श संस्कृत ग्राम वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की दूसरी राजभाषा और देववाणी संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संस्कृत को जनभाषा बनाने और इसका गौरव वापस लौटाने के लिए सरकार ने प्रदेश के सभी जनपदों में एक एक आदर्श संस्कृत ग्राम बनाने की पूर्व में घोषणा की है और इन ग्रामों का चयन भी कर दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देववाणी को, जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, इस देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आज देवभूमि उत्तराखंड में उठा रहे हैं। आज का यह ऐतिहासिक अवसर न केवल राज्य के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में देववाणी संस्कृत के वैभव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज हमें इस अनुपम पहल के माध्यम से देववाणी संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अग्रणी राज्य बनने की ये गौरव हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और विज्ञान का मूल आधार है। और संस्कृत जहां वैज्ञानिक भाषा है और विशेष बात है कि संस्कृत में विज्ञान भी है। आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांत संस्कृत ग्रंथों से लिए गए हैं। इसलिए हम भविष्य में भी ये प्रयास करेंगे कि संस्कृत को भाषा संस्कृत के रूप में विकसित करने के साथ ही संस्कृत में विज्ञान में उत्तराखंड में इस पर शोध का कार्य भी प्रारंभ कराया जाए। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो सका है। हम सभी को ज्ञात है, विश्व की अधिकतर भाषाओं की जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में की जो रचना है वो संस्कृत के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया था, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। और इस श्लोक में संस्कृत की भाषा के बारे में ठीक लिखा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याम हिम काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात सभी भाषाओं में संस्कृत सर्वोपरि मधुर और दिव्य है। इसका काव्य और भी मधुर है और उसके काव्य में से अधिक मधुर इसके सुभाषित वचन हैं। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, परंतु कई सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के शासन होने का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस रूप में भी हमको देखने को मिला कि हम अपनी मूल भाषा संस्कृत से धीरे धीरे दूर होते चले गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई दशकों तक देश की सत्ता पर ऐसी
ऐसे दलों का प्रभाव रहा, ऐसी सरकारें रहीं जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति के चलते हमारे सनातन मूल्यों और संस्कृत को कमजोर किया तथा संस्कृत को बढ़ावा देने की दिशा में कोई भी ठोस प्रयास नहीं किया है। मुझे प्रसन्नता है मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा थराली में राहत और पुनर्वास के लिए भेजी जा रही आपदा राहत सामग्री को रवाना किया। बैंक ने CSR के तहत 10 से 12 दिनों तक के लिए पर्याप्त कच्चा राशन, आटा, चावल, दालें, मसाले, खाद, तेल सहित दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं जैसे टूथपेस्ट, नहाने और कपड़े धोने का साबुन भी सम्मिलित है। मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम धामी ने कोटक महिंद्रा बैंक का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा राज्य आपदा प्रभावितों के साथ खड़ा है। आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम धामी ने निर्देश अनुसार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सामान की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। आपदा प्रभावितों को जीवन उपयोगी वस्तुएं, खाद्य पदार्थ सहित विभिन्न प्रकार की राहत सामग्री उपलब्ध कराने की अभियान लगातार जारी है। प्रभावितों को चिकित्सक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित चिकित्सा दल निरंतर आपदाग्रस्त क्षेत्र में तैनात रहकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। धराली क्षेत्र आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से संचालित राहत अभियान का सिलसिला आज भी जारी है। आज प्रातःकाल मौसम खराब होने के कारण हेली ऑपरेशन लगभग 9:45 बजे से शुरू हो गया। मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रभावितों बड़ी मात्रा में खाद एवं राहत सामग्री हर्षिल हेलीपैड तक भेजी जा रही है। हेलीकॉप्टर से वापसी में आपदा प्रभावित क्षेत्र से जरूरतमंद लोगों को मातली पहुंचाने का नियमित सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र में तत्परता के साथ बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए हेली ऑपरेशन में जुटाए गए हेलीकॉप्टरों द्वारा अब तक 260 से भी अधिक चक्कर लगाए जा चुके हैं। इस अभियान में मातली हेलीपैड से 8 हेलीकॉप्टर संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी से भी सेना के चिनुक, MILH तथा चीता हेलीकॉप्टर भी हेली रेस्क्यू अभियान में महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। उत्तरकाशी धराली में आई आपदा के दौरान कनेक्टिविटी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण लिमची घाट पुल बह गया था, जिसकी वजह से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया था। इसके बाद यहां बेली ब्रिज बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा था। पुलिस दलों, STRF इंजीनियरों व अन्य बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप अब इस पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द इस पुल को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। ये पुल आपदा प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की ओर जाने वाली जवाड़ी बाईपास मार्ग पर लगभग मध्य भाग में पहाड़ी दरकने से केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया है, जिससे मार्ग पूर्ण रूप से यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया है। मार्ग खोलने के लिए दोनों छोर से JCB लगी हैं। यहां पर पुलिस द्वारा मार्ग यातायात सुचारू होने तक तिलवाड़ा, गस्युमनी, उखीमठ व केदार घाटी के लिए वाहनों का आवागमन कस्बा रुद्रप्रयाग से बिलनी पुल होते हुए संचालित कराया जा रहा है।
धराली आपदा के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं, लेकिन राहत डॉक्टरों की टीम और अन्य सामग्री पहुंचाने में 3 दिन लग गए। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को डॉक्टरों की टीम पहुंची, चिनूक हेलीकॉप्टर भी 7 तारीख को पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल ने दूसरे दिन से ही चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने की वीडियो और फोटो जारी किए। करण मेहरा ने कहा कि कई वैकल्पिक मार्गों का भी राहत और बचाव कार्यों के लिए सहारा लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी चौपर से उत्तरकाशी गए, हम लोग काफ़ी संघर्ष करके पैदल मार्ग से उत्तरकाशी पहुंचे। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा राहत बचाव के लिए ठोस पहल करने की जरूरत है। जो काम आईटीबीपी कर रही थी अपने सीमित साधनों, क्योंकि हर समय उतनी दवाइयां नहीं होती, डॉक्टर्स को बीजेपी 7 तारीख को भेज पाई। 7 तारीख को पहला खेमा डॉक्टर्स का जा पाया, तो इससे आप समझ सकते हैं 5 तारीख की घटना, 7 तारीख तक डॉक्टर और दवाइयां नहीं जा पाई। मशीनें भी 7 तारीख को गई। बीजेपी के आईटी सेल ने 6 तारीख को ही वो दिखा दिया था, चौपर से मशीनें उतारी जा रही हैं, जबकि 7 तारीख को मैं भी कह रहा हूं, 7 तारीख को चिनूक गया और उसने मशीनें उतारी। हम बुराई के लिए नहीं करे, लेकिन जो हो सकता था वो नहीं हुआ, और ज्यादा जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, मुझे प्लानिंग की कमी और तैयारी की कमी दिखी। ये कोई मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, सरकार के हाथ की बात है। आपदा आती है, लेकिन आपदा के बाद त्वरित गति से जो है कार्य होना चाहिए। वहाँ कार्य हो रहा है, चल रहा है, लेकिन लोगों में आक्रोश है। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें लोग जो सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करने का काम कर रहे थे। उससे परिलक्षित होता है कि जो व्यवस्थाएं सरकार को वहाँ करनी चाहिए कि वो संभवतः नहीं हो पाई। और जो लोगों का आक्रोश था इस बात को लेकर के था कि अहेतुक जो धनराशि है वो 5,000 रुपया देने की बात हुई। तो स्वाभाविक बात है, इतनी बड़ी आपदा आई है और उसके बाद सरकार जो है जले पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। मात्र जो है 5,000 की अहेतुक राशि दे करके लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक था। सरकार को चाहिए था कि वहाँ पर जो है जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के अनुरूप जो है सहायता की बात कही। अभी हमारे अध्यक्ष जी भी वहाँ गए थे, उन्होंने इस चीज़ को नज़दीक से देखा है। हम तो सरकार से एक ही अपील करना चाहते हैं, एक ही बात कहना चाहते हैं, ये घटना घटित हुई है जो बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, और सरकार जो है इसको गंभीरता से ले और देवी आपदा प्रबंधन को। धराली आपदा को लेकर प्रदेश कांग्रेस के आरोपों को लेकर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है। इन आरोपों के बजाय कांग्रेस आपदा प्रबंधन के लिए पार्टी की एक समिति गठित करते और आपदा पीड़ितों के राहत व बचाव कार्य के लिए कुछ करते। कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है। अच्छा होता कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी आपदा प्रबंधन के लिए पार्टी की एक समिति बनाते, वहाँ किस प्रकार से देवी आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए कुछ सहयोग की बात करते, भोजन है, दवा है, सब प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उसकी चर्चा करते। सरकार के मुख्यमंत्री लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं, उनको भी अपने सुझाव देते, लेकिन केवल अगर आपदा में राजनीति ढूंढी जाए तो ये कम से कम इस राज्य के हित में नहीं है। जहाँ तक प्रदेश सरकार का विषय है तो प्रदेश सरकार लगातार जिस दिन से आपदा आई है, मुख्यमंत्री जी विकट परिस्थितियों के बाद भी मुख्य स्थल तक पहुँचे हैं। हर प्रकार का तंत्र वहाँ भेजा गया है। आपदा प्रबंधन से कैसे निपटा जाए इसके लिए जो एजेंसियों की आवश्यकता है उनको वहाँ भेज दिया गया है। और मैं कह सकता हूँ लगभग 1100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, और जिनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमने मशीनें वहाँ भेजी हैं, और बड़ी मशीनें जब जाएंगी तो जो दबे हुए लोग हैं उनको भी निकाला जाएगा। कल बिजली की आपूर्ति भी व्यवस्थित कर दी गई है। तो हर प्रकार की दवा की व्यवस्था है, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत राशि की घोषणा की है, 6 महीने तक राशन की बात की है। तो ये जिनके मकान टूटे उनको भी अलग से धनराशि देने की बात की है। तो इस प्रकार का जो व्यवसाय है प्रारंभिक तथ्य है, तथ्य को का सबको एक प्रकार से सहयोगी बनना चाहिए। और आज राजनीति की नहीं अपितु उस क्षेत्र में हम क्या
सहायता का सेवा भाव कर सकते, इसकी आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश डोईवाला रानी पोखरी के स्वर्गीय राजेंद्र शाह इंटर कॉलेज में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के लिए छात्र छात्राओं की चयन प्रक्रिया की गई। एनसीसी चयन प्रक्रिया के तहत छात्रों के शारीरिक दक्षता को मापा गया। हवलदार शोभाराम व लखविंदर सिंह ने प्रतिभागियों की दौड़ के बाद छात्र छात्राओं की शारीरिक दक्षता देखते हुए उनका चयन किया। 29 यूके बटालियन की ट्रेनर लेफ्टिनेंट सुनीता ने बताया कि कुल 27 कैडेट की भर्ती होनी है, जिसके लिए 50 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की माप जोख करने के बाद ही कैडेट को भर्ती किया जाता है। हाँ, सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इसमें जो है कि हमारे यहाँ आज जो है सीनियर डिवीज़न की जो बच्चों का सिलेक्शन होना है, और ये एनसीसी जो है भारत सरकार का स्वतंत्र उपक्रम है, जिसके तहत जो स्कूलों में और कॉलेजों में जो युवा छात्र पढ़ते हैं उनके लिए है। इससे जो है कि हमारे यहाँ भी इसी के तहत आज जो है कि भर्ती है। इसमें लगभग हमारे लिए जूनियर डिवीज़न में 50 छात्र छात्राओं को और सीनियर डिवीज़न में भी 50 छात्र छात्राओं को जो है सम्मिलित होना है और सिलेक्शन होना उनका। छात्रों से क्या एक्चुअली जो है कि अगर देखा जाए देश, इससे एनसीसी से जो है देशभक्ति की भावना, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और इसके साथ ही साथ टीम भावना से कैसे काम किया जाता है, ये तमाम बातें, और जो सबसे अहम है वो अनुशासन प्रिय होने के कारण हर काम संपादित किए जा सकते हैं अच्छे तरीके से। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे अभी भर्ती होने हैं नए, उनमें एकता और अनुशासन बहुत ज़रूरी है, जो कि हम सब भी बना के रखते हैं, हमारे सेकेंड ईयर वाले भी बना के रखते हैं, और उन्हें भी ये सिखाना चाहेंगे। और जो हमारी ड्रिल होती है उनमें भी कोशिश करेंगे कि सारे कैडेट पे प्रेजेंट हो और उन्हें सब सिखा सके, जो हमें आता है हम उन्हें अच्छे से सिखा सकें। सर, एनसीसी लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे हमें अगर कोई पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है तो उनमें हमें थोड़ी छूट मिल जाती है, जिससे जाने में थोड़ी आसानी होती है। सर, ये आज हमारे यहाँ कुल 22 कैडेट भर्ती होंगे और 5 रिजर्व में हम रखेंगे, क्योंकि बीच में अगर कोई कैडेट छोड़ता है तो फिर उसकी जगह उसको लिया जाता है। तो टोटल मिला के 22 और 5 27 कैडेट हमारे आज भर्ती होने हैं। क्या क्या उनको रेस करवाई गई, उनको ये डिप्स हुए उनके, और फिर उनकी और भी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी उनको नापा गया, नाप तोल हुआ, उनकी लंबाई नापी गई, उनकी वेट नापा गया, ये सब हुआ। उसके बाद अभी उनका पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में कुछ लड़कों द्वारा एक लड़की को छत से नीचे फेंक जाने का मामला सामने आया है। प्रथम दृष्टया दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। इस मामले के बाद लोगों द्वारा फेरूपुर चौकी का घेराव किया गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और मामले को शांत किया गया। इस पूरे मामले पर एसपी देहात चंद्रशेखर सुयाल का बयान भी सामने आया। एक बिटिया के परिजनों ने हमको एक कंप्लेंट दी है, घटनाक्रम की पुष्टि हुई है। एफआईआर में नेम्ड और एक शख्स नेम्ड और 2 लोग अज्ञात में तहरीर मिली है। हमने मुकदमा दर्ज करने की प्रोसेस शुरू कर दी है और हमारी सीओ मैडम भी यहाँ पहुँची थी। थोड़ा लोगों में आक्रोश था, जल्दी हम मुलजिम को पकड़ लेंगे। लीगल कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो गई है और बाकी उसमें कौन लोग किसकी क्या भूमिका, इस सच्चाई का पता इन्वेस्टिगेशन में चलेगा। जिसकी जो भूमिका होगी उसको उस हिसाब से दंडित किया जाएगा। तहरीर जो हमको मिली है हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं और वो वीडियो वायरल, उसकी मैं कोई पुष्टि ऐसे नहीं करूँगा कि वो क्या वीडियो है कैसा है, लेकिन हमें जो तहरीर मिली है उसके हिसाब से। सेलाकुई की रेतीवाला सारना नदी में एक मानव का नर कंकाल मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मानव नर कंकाल की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस के द्वारा हर एंगल से नर कंकाल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। पुलिस के द्वारा वन गुर्जरों से नर कंकाल मिलने की जानकारी हासिल करने के प्रयास किया गया, लेकिन उनसे इस नर कंकाल की कोई जानकारी नहीं मिली। सेलाकुई पुलिस के द्वारा मानव नर कंकाल के पंचायत नामा पर डीएनए प्रिजर्व की कार्रवाई की जा रही है। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भंडारागार निगम के कार्मिकों को 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने के मामले में लगभग 4 साल से पत्रावली शासन में धूल फांक रही है, लेकिन विभागीय मंत्री धन सिंह रावत गहरी निंद्रा में है। आलम यह है कि मंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हित साधने में लगे हैं तथा इन कार्मिकों के हितों से इनका कोई लेना देना नहीं है।
सरकार अब 8वें वेतनमान की बात कर रही है, लेकिन यहाँ तो सरकार 7वां वेतनमान का लाभ भी नहीं दिला पाई। नेगी ने कहा कि उक्त मामले में पत्रावली कई बार सहकारिता विभाग के उद्यम विभाग को प्रोत्साहित की गई, जिसमें उद्यम विभाग ने लगभग 6-7 बार आपत्तियां लगाकर पत्रावली को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। दरअसल आप समझ सकते हैं इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि विभागीय मंत्री इस प्रदेश के जो सहकारिता मंत्री हैं धन सिंह रावत जी 4 साल होने को हैं, आज तक जो हमारे कार्मिक हैं राज्य भंडारागार निगम के उनको 7वें वेतनमान का लाभ वो दिला नहीं पाए। हमारा कहना है कि आज ये मंत्री को हो क्या गया, सिर्फ और सिर्फ निजी हित साधने के लिए इसी में वो व्यस्त रहते हैं। सबका यही हाल है। और मैं खास तौर पर अगर धन सिंह रावत जी की बात करूं, आप समझ सकते हैं, ये आप पत्र देख सकते हैं, 4 साल होने को है। ऐसे में कार्मिकों को अगर 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाएगा तो उनकी जरूरत है, ब्याह है, शादी है, बच्चों की पढ़ाई तमाम बाधित हो रही है। लेकिन मंत्री जी को बिल्कुल भी इस बारे में फिक्र नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। और मजे की बात इसमें है, जब इनके वेतनमान के बढ़ाने की बात आई तो कई बार तो पत्रावली जो है उद्यम विभाग में 6-7 बार आपत्तियां लगा दी। जब इन लोगों ने पूजा अर्चना करी तब जाकर के वो आपत्तियों का निस्तारण हुआ। उसके बावजूद आज भी पत्रावली ठंडे बस्ते में सहकारिता विभाग में पड़ी हुई है। विभागीय मंत्री बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले। आज जो दिलचस्पी का मामला सिर्फ और सिर्फ अपने हित साधने के लिए बार बार पूछते हैं क्या निगम घाटे में तो नहीं चल रहा है, निगम फायदे में चल रहा है। जब बार बार लिख के दी जाए। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।